नमस्कार। आचरण की खास चुनावी पेशकश बिग फाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं रवि कैंत्रा। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी अलग पहचान है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट को वीआईपी नेताओं की पहली पसंद कहे। आप सब लोग जानते हैं, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी तक में नहीं थे, तब इन उत्तराखंड की पगडंडियों में मोदी जी ने बहुत भ्रमण किया है, बहुत समय इन पगडंडियों में बिताया है। उनका जब 2022 में भी चुनाव लड़ो तो कांग्रेस अध्यक्ष होना था। निर्मल ने संकल्प कि उत्तराखंड में मिला बेरोजगारी से मुक्त करना, और आज वही संकल्प से दोबारा निर्मल संकल्प आपको को आशीर्वाद मिलो तो मेरू काम करने के उत्तराखंड से बेरोजगारी से मुक्त करना, मतलब हमारे प्रदेश में बेरोजगारी नहीं बने, ये मैं आपको ऐलान करूँ छूँ नहीं। ये 2027 में चुनाव था, वो पूरे राज्य में सरकार को बदल था, मैं आपसे फिर निवेदन कर खड़ो, लेकिन अब सिर्फ एक अगर चाहना है ना कि अगले जी हमारे जो अगले जनरेशन हो वह भी हल्ला बन सको, वह भी सुधार बन सको, वह भी आधुनिकीकरण बन सको, तो वह जरूर चाह कि कांग्रेस सरकार और चाहिए हमारा बचा कि हमारी सरकार आने तो हम अग्निवीर योजना समाप्त कर गई, फौजी के रेगुलर भर्ती करना। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आज बिग फाइट में हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ आपका करा देता हूं। भाजपा से हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। धस्माना जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं राजेंद्र बिष्ट जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक आपने देख लिया कि हम पौड़ी सीट पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, और पौड़ी सीट की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पर जो आम लोगों का मानना है, वहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है भाजपा और कांग्रेस के बीच। ऐसे में धस्माना जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि एक तरफ अगर पौड़ी सीट पर मुकाबला तो ज़रूर दिलचस्प है, लेकिन वहाँ पर अगर भाजपा की तैयारियों की बात की जाए तो वहाँ पर स्मृति ईरानी भी आ चुकी हैं। अब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं उत्तराखंड, और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि रैलियां हो रही हैं, उनके तमाम जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से गणेश गोदयाल भले ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर वहां पर है निसंदेह, लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका सहयोग उनको कहीं नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके से भी देखा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पर धस्माना जी? नहीं, देखिए कैंतुरा जी, हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री गणेश गोदयाल, वो खुलेआम जनता के बीच में अपने नामांकन के दिन कह चुके हैं कि मेरा स्टार प्रचारक पौड़ी गढ़वाल का मतदाता है। 15 लाख जो मतदाता पौड़ी गढ़वाल के हैं लोकसभा क्षेत्र के, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक इसलिए क्योंकि प्रचार किस बात का करना है? प्रचार इस बात का करना है कि लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उत्तराखंड का इस समय सबसे 5 लोकसभा सीटों में जो सबसे हॉट सीट है वो हमारी पौड़ी लोकसभा है, और वो हॉट सीट इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां एक एक महिला पहाड़ की भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी एक ही सवाल कर रही है कि ये बताओ कि अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई, सबको पता है कि अंकिता भंडारी की हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ परिवार जो
पदाधिकारी भी थे और दायित्वधारी भी थे, वो परिवार उसमें इन्वॉल्व है। और उस परिवार के इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, उसको अनैतिक कार्य में धकेलने का जो प्रयास हो रहा था, उसमें जो वीवीआईपी था, जिसको विशेष सेवाएं देने के लिए अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, आज पूरे राज्य की एक एक महिला और पौड़ी गढ़वाल की एक एक बहन माता ये पूछ रही है कि वो वीवीआईपी कौन है। तो हमको स्टार प्रचारक की क्या जरूरत है? राज्य की उस लोकसभा क्षेत्र की एक एक जब बहन, एक एक माता इस सवाल को कर रही है तो हमारा वो तो स्टार प्रचारक वही है जी। दूसरा सवाल, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा नौजवानों का रोजगार का स्रोत था, जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था हमारे सैन्य बलों में, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, उनमें हमारे यहाँ के लोग आप देखेंगे जो पूरे देश के अंदर अगर अनुपात में आप देखेंगे पॉपुलेशन के, तो उत्तराखंड सबसे आगे उसमें है। तो सबसे बड़ा सोर्स हमारा वो था। आज अग्निपथ योजना ला करके केंद्र की सरकार ने इस सोर्स के ऊपर जो हमला किया है, जो नौजवानों के साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है, एक एक नौजवान जो उत्तराखंड का है, जो व्यस्त है, वो ये पूछ रहा है कि हमारा रोजगार का सबसे बड़ा जो स्रोत था, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम अग्निपथ योजना ला करके क्यों किया? ये हमारा दूसरा स्टार प्रचारक है। तीसरा, पूरे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में जो सबसे बड़ा एक तो कोड़, ऊपर से खाज, इतनी बेरोजगारी और ऊपर से जो भर्ती घोटाला हुआ, उस भर्ती घोटाले में जो दो लोग किंग पिन पकड़े गए, एक हाकम सिंह और दूसरा संजय धारीवाल, आपको पता है, सबको पता है, अखबारों में छपा है, आपके चैनल ने दिखाया कि वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इनका हाकिम कौन था, किसका संरक्षण इनको प्राप्त था, इतना बड़ा घोटाला, भर्ती घोटाला इन्होंने कर दिया। पूरे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है सिलक्यारा का जो कांड है पूरे देश में और दुनिया में, जिसमें सुर्खियां बटोरी, छोटी दिवाली के दिन वो घटना हुई और 41 मजदूरों की जो जान फंसी रही, उस सिलक्यारा टनल को बनाने वाली जो नवयुग कंपनी है, उस नवयुग कंपनी के बारे में पता चला है कि उसने करोड़ों रुपए का चंदा नवयुग कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके भारतीय जनता पार्टी को दिया। और आज स्पष्ट हो गया है जो एस्केप चैनल सिलक्यारा में नहीं बना था, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निर्णय हुआ था कि सिलक्यारा टनल जो 4 किलोमीटर की बन रही है, उसमें एस्केप चैनल बनेगा, वो एस्केप चैनल इसलिए नहीं बना कि उस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को सत्ता दिया। तो आज एक मैं जवाब ले लेता हूं। हमारा स्टार प्रचारक है, इसलिए ना मोदी जी की जरूरत है, ना हमें स्मृति ईरानी की जरूरत है, ना हमको किसी स्टार प्रचारक की जरूरत है। संजीव जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको स्टार प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, अग्निवीर योजना हो, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, सिलक्यारा टनल, ये तमाम चीजें वो गिना रहे हैं। जवाब दीजिए आप। रवि जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अब अपना कोई स्टार प्रचारक लाए ना लाए, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके अंदर का विषय है, और इसका निर्णय वही करें या ना करें, वो उनकी मर्जी। किंतु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जो उत्तराखंड की समस्त जनता अपना पूरी तरह से मन बना बैठी है, और यह मन इसलिए बना बैठी है कि हमने धरातल पर काम किया है, हमने विकास की राजनीति करी है, चाहे हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम पंचायतों की बात करें, निकाय की बात करें, चाहे अब लोकसभा का चुनाव है। हम लोग जब भी चुनाव के मैदान में जाते हैं, हम अपने विकास कार्य जनता के बीच रखते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं। हमने केंद्र सरकार में रहते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए क्या किया, किंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ किया तो है नहीं, इनके पास गिनाने के लिए कुछ है तो है नहीं। नेगेटिविटी की ये लोग लगातार राजनीति करते हैं, और जब भी बात करते हैं तो केवल और केवल एक नेगेटिव पक्ष हमेशा रखने का काम करते हैं। अभी जब 2022 में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विकास कार्य गिनवा रही थी,
चाहे केंद्र के हों, डबल इंजन सरकार के हमारे तमाम जो कार्य थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की हम बात करें, चाहे अन्य योजनाओं की बात करें, अन्य कार्यों की बात करें, हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य गिनवा रहे थे। केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी की योजनाएं जो धरातल पर चल रही हैं, जो कोविड काल में हमने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, किसी को दवाओं से वंचित नहीं रहने दिया, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। वहीं यही कांग्रेस पार्टी थी। मेरे बड़े भाई धस्माना जी भी अपने वक्तव्य रख रहे थे। तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो पूरी तरह से आइसोलेट थी, घरों में दुबके हुए बैठे थे, अपनी जान बचा रहे थे, और हम हाई रिस्क जोन में भी जनता के बीच थे। एक जन समर्थन उस समय हमको मिला। जनता को लगा कि हमारा असली हितैषी कौन है और हमारे हित में कौन सोच सकता है, और जनता से जो हमारे एक जुड़ाव उस समय भी बना, और जो एक बड़ा मिथक तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां बोलते थे एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, तो हमने एक बार दोबारा सत्ता में हम लोग आए हैं, और इसी वजह से आए हैं कि हमने कुछ किया है। और अभी संजीव सर, जी, जो मुद्दे धस्माना जी ने बताए हैं इन पे थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि मैं पौड़ी लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप ठीक है। मैं उन सभी बातों के ऊपर आता हूँ। अभी उन्होंने कहा हमको स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं। स्टार प्रचारक देखिए, इनके यहाँ तो रिकॉर्ड है इस बात का, इनके स्टार प्रचारक के नाम पर इनके पास गांधी परिवार, उसके अलावा कुछ है नहीं। और जब जब वो आने की बात करते हैं तो एक बार उनके कार्यक्रम आते हैं, फिर टेंटेटिव डेट देते हैं, फिर बोलते हैं पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर उड़न छू हो गया। अभी भी 8 तारीख का इन्होंने एक टेंटेटिव बात करी थी, अब बोल रहे हैं कि वो भी इनका कैंसिल हो गया। फिर आए ना आए वो इनका इश्यू है, हमको से दूर तक कोई लेना देना नहीं। सर, अभी इन चीजों का फायदा है आपको अगर उनके स्टार प्रचारक नहीं आते? सर कोई आए ना आए, मैंने कहा ना, कोई आए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? हमको दूर से दूर तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने पूरा मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का, और तीसरी बार माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जैसे कि अभी इन्होंने अग्निवीर योजना की बात करी, जी। तो अग्निवीर योजना के बारे में देखिए, जितनी स्ट्रेंथ में बच्चों को लेना है सेना में, तो उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 25% उसमें डिप्लॉय करने हैं, और उसके अलावा 75% जो एक्सेस बचेंगे, जो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे, वो 25% को आर्मी की एक रेगुलर सेवा में रख लिया जाएगा। 75 को एक हैंडसम अमाउंट देकर 12 लाख के आसपास का अमाउंट है, और वो एक ट्रेंड हमारे पास एक युवा होगा जिसके लिए हमने आगे के लिए भी व्यवस्था करी है। वो अपना रोजगार स्वरोजगार भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि उसकी उम्र उस समय मात्र 22 साल होगी, और 22 साल का युवा जो होता है वो अभी आप ये देखिएगा, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन करते करते भी उसकी उम्र लगभग 22 साल 23 साल के आसपास होती है, उसके बाद ही वो नौकरी की तलाश करता है। ठीक है। तो ऐसे में जो अग्निवीर योजना से 75% आएगा, तो वो उसको भी तमाम सरकारी गैर सरकारी और जो हमारे सुरक्षा बल जितने भी हैं उनमें भी, और राज्य सरकार के तमाम महकमों में भी उनके लिए 10 से 15% तक आरक्षण की भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। दीपक रावत जी, सर एक अभी बहुत टाइम है, चलिए दीपक जी, क्योंकि जिस लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं उसी लोकसभा सीट में जो है चमोली हुई है, और बहुत महत्वपूर्ण है, आप यूकेडी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से वहाँ पर, क्योंकि आपके प्रत्याशी भी हैं आशुतोष, आप लोगों की क्या तैयारियां वहाँ पर हैं, और जब दो दलों को आप देखते हैं नेशनल पार्टियों को सामने, तो ऐसे में जनता के बीच आप किन बातों को लेकर जा रहे हैं? निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है राजनीतिक रूप से,
तो हमारे हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो संकल्प हैं, वो सिर्फ क्षेत्रीय रहते हैं और क्षेत्रीय जो जनता है उसी के जो भविष्य है उसी के इर्द गिर्द हमारी सारे संकल्प पत्र में हमने सारे संकल्प जो लिए हैं उसको संकलित किया हुआ है। पर पौड़ी संसदीय सीट के एक विडंबना मैं आपको बताता हूँ रवि जी, सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री किसी एक जिले ने दिए हैं तो वो है पौड़ी जिला। अंग्रेजों के टाइम से और उसके बाद जब उत्तराखंड भारत बना, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने से पहले सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय सिरमौर अगर गढ़वाल में कोई क्षेत्र था वो पौड़ी था। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी एक प्रदेश का राजनीतिक स्तर गिरा या उसकी वैल्यू गिरी या कुछ जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पौड़ी को हुआ। किसी टाइम में पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नरी हुआ करती थी, आज सिर्फ नाम की कमिश्नरी है। और अगर आपको इसका उदाहरण देखना हो तो पिछले 40 वर्षों से, जब से वो 20-30 वर्ष तो 22 वर्षों से लगा लो, आप अगर रवि जी कभी पौड़ी गए हैं, पौड़ी में आपने पौड़ी का वो बस स्टेशन देखा है, उसकी हालत देखी है आपने? अगर आपको इन राष्ट्रीय पार्टियों का विकास देखना हो, पौड़ी संसदीय सीट का विकास देखना हो, तो आप कहीं मत जाइए, पौड़ी में गाड़ी से उतरते ही उस बस अड्डे को देख लीजिएगा और उस बस अड्डे को निहार के जितने पूर्व मुख्यमंत्री आपको भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, जो मूल रूप से कहाँ के हैं, पौड़ी जनपद के हैं, वो अगर आपके नजर आ जाएं तो उनका विकास आपको वहां पर नजर आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा किस चालाकी के साथ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस प्रदेश का बेवकूफ बनाया इन्होंने और इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने। और जो विशेष रूप से पौड़ी से आते हैं, अगर उनका विकास देखना हो तो आप गाड़ी लेकर, अगर कोई ना गया हो तो वो जाए, और अगर आप गए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा विकास किया है पिछले 22 वर्षों 23 वर्षों से, जब से ये प्रदेश बना है। उस पौड़ी बस अड्डे का सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी एक प्रदेश का हुआ है, प्रदेश में अगर जिले बार जाएंगे तो सबसे, जिस जनपद से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है वो पलायन हुआ है पौड़ी का। सबसे ज़्यादा वीरान गांव अगर कहीं के हुए हैं तो जिस वीरान गांव अगर आप उनकी संख्या निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी एक जनपद की जाएगी तो वो है पौड़ी की। तो क्या ऐसी विडंबना है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हम दे रहे हैं, यहाँ तक कि जब ये उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी के मुख्यमंत्री भी बोगड़ा जी हमने दिए, हेमंत बोगड़ा जी भी यहीं से गए, उसके बावजूद भी सबसे अगर बेकार स्थिति में आज की डेट में अगर सारे जनपदों का आंकड़े ले जाए वो जनपद पौड़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो पर कैपिटा इनकम के भी अगर आप रिकॉर्ड दिखाए थे उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ था वो सब पौड़ी था। और आज पौड़ी लोकसभा संसदीय सीट की बात की जा रही है। तो ये सारी की सारे इन सवालों का जवाब जो पूर्व में उस सीट को रिप्रेजेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें इस यहाँ की जनता को देना पड़ेगा कि 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री देने के बावजूद, इतनी हॉट सीट होने के बावजूद, जिसके बारे में धसमाना जी कह रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला आज की डेट में पौड़ी बन रहा है, उसका जवाब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा और कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से पौड़ी जब सीट की बात होती है तो ये, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है, दोनों ही पार्टियों का जो दावा है कांग्रेस और भाजपा का यही है, लेकिन भाजपा के स्टार प्रचारक पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि उनके मुद्दे और इस वक्त वहाँ पर इतने मजबूत हैं कि स्टार प्रचारक अभी नहीं है लेकिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस तरीके से पूरा सिनेरियो देखते हैं सर? रवि जी, आप पौड़ी सीट की अगर बात करते हैं तो करीबन 14 लाख मतदाता उस सीट पे हैं, और अगर आप पुरुष और महिलाओं की बात करते हैं तो करीबन 7 लाख के आसपास 50% का जो है महिलाएं और पुरुष हैं। और जिस तरह से मतलब दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का कैंपेनिंग है, और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं तो दोनों कैंडिडेट जो हैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। तो किस तरह से दोनों पार्टी इस लोकसभा सीट में अपना प्रचार कर रही हैं, अपने मुद्दे आगे रख रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी जो प्रचार कर रही है उसका सिर्फ जो है विकास को लेके बात हो रही है। वो बात कर रही हैं यूसीसी के बारे में, बात कर रही हैं मोदी जी के बारे में, बात कर रही हैं कि आपका जो वोट है वो मोदी जी को आएगा। और मोदी जी, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर आप मोदी जी को जिताएंगे तो वो आपके जो है डेवलपमेंट में दोनों तरफ से जो है आपको मदद करेगा। तो वो दूसरी तरह से उनका कैंपेनिंग है। और आप ये समझ लीजिए जितने भी स्टार प्रचारक हैं और जिस तरह से जो है बीजेपी अपना जो है एक
इसमें इस सारे उसमें जो है प्रचार कर रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो आपके प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी ने एक उसको अलग तरह से कैंपेनिंग शुरू करा है। उन्होंने क्या है कि लोकल जो मुद्दे हैं जिनसे लोगों को एक बात समझाया जा सकता है, उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो दोनों का जो अगर आप ये देखें जो प्रचार करने का तरीका है वो दोनों अलग है। अगर आप उनकी बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो वो ज़्यादातर गढ़वाली में बात कर रहे हैं। वो अपने आप को ये लोगों से ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके बीच का हूँ और आपके बीच का जो प्रत्याशी हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए। जबकि अनिल बलूनी जी जो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे काम करे हैं, बीजेपी ने सेंटर में बहुत सारे काम किए हैं, इवन जो है अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारे काम करें जिससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। तो ये दोनों के मुद्दे अगर आप देखेंगे, ये दोनों अलग अलग तरीके से इसको जो है कैंपेनिंग हो रही है। लेकिन अब मुद्दा आता है कि कौन सा जो है प्रत्याशी आगे निकलेगा। तो इसको वोटिंग में कन्वर्ट करने में अगर आप ये देखें तो वो वोट कन्वर्ट करने में कौन पार्टी कितना आगे रहती है उसका प्रभाव पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि क्योंकि बीच में योगी जी भी अभी जो है कैंपेनिंग करेंगे, वो भी स्टार प्रचारक है बीजेपी का, और वो पौड़ी से आते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई इफेक्ट इसमें आएगा। और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का जो परसेंटेज ज़्यादा है, और बीजेपी की जो अपना एक चुनाव का जो है कि उन्होंने जो कैंपेनिंग के जो मेन जो रखा है कि महिलाओं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो महिलाएं कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देती आई। अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी उस मामले में कहीं ना कहीं पौड़ी सीट में आगे है। लेकिन युवा हैं, बाकी और जितने भी लोग हैं, उसमें गणेश गोदयाल जिनको कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये आगे वाले देखने का हमें देखने को मिल सकता है। जी दसवाना जी, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टार प्रचारकों की सूची अभी तक नहीं आई, और देखिए ये मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक भी कि जब भी कोई स्टार प्रचारक आता है तो निश्चित तौर पर उसका एक फ़ायदा होता है, असर पड़ता है, माहौल बनता है। तो ऐसे में आप लोग क्योंकि मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर कांग्रेस के माने जा रहे हैं, अच्छी फाइट मानी जा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं लगता कि आप कुछ पीछे छूट जाएंगे अगर इस तरीके से होगा तो? नहीं, अभी चुनाव शुरू हुआ है। 30 तारीख को सिंबल मिला है, 30 तारीख के बाद अभी आज 3 तारीख है और 19 तारीख को मतदान होना है, 17 तारीख तक प्रचार है जी। आपको किसने कहा कि स्टार प्रचारक नहीं आएंगे? लेकिन ये केवल स्टार प्रचारकों तक चुनाव सीमित नहीं है। इस समय मुद्दों पर बात हो रही है। मैं आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या अंकिता भंडारी का कोई मुद्दा नहीं है? आपने कहा कि महिलाओं को आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो ये मानते हैं कि गढ़वाल में, वैसे तो पूरे राज्य में अंकिता भंडारी का मुद्दा है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का को ये मुद्दा भारी पड़ने वाला है? और ये मुद्दा जिस प्रकार से आम आदमी इसकी चर्चा कर रहा है, महिलाएं विशेष रूप से इसकी चर्चा कर रही हैं, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? अग्निपथ योजना जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो उत्तराखंड हुआ है पूरे देश के अंदर। तो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक स्रोत था, रोजगार का एक इतना बड़ा साधन था, वो प्रभावित हुआ है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि नौजवान केवल मोदी जी की शक्ल देखकर, स्टार प्रचारकों की रौनक देखकर, चमक दमक देख करके, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे देख करके वोट देगा, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि अग्निपथ योजना, क्या भर्ती घोटाला उत्तराखंड राज्य का मुद्दा नहीं है? क्या उस पर कोई नौजवान कोई ध्यान नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा? ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई भी लड़ी है। जी। और आज चुनाव के मैदान में हमारे सब प्रत्याशी और विशेष तौर पे गणेश गोदयाल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने उनके नेतृत्व में पार्टी ने काम किया है। उनको जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, आपने देखा पौड़ी गढ़वाल में जिस दिन नामांकन हुआ, नामांकन में इतनी ताकत लगाई पूरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री बुला ली, सब लोग बुला लिए, पूरी पार्टी बुला ली। उसके बाद भी जो गणेश गोदयाल का नामांकन हुआ वो 21 हुआ। ठीक है, ये मैं समझता हूं कि सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और केवल स्टार प्रचारकों के भरोसे चुनाव नहीं होगा। जनता स्टार प्रचारकों को सुनती है, निश्चित तौर पे उनका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक भी आएंगे, ठीक है, और हम मुद्दों पर, सवाल पर, विकास पर, इन सब पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है आपने, और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। मैं राजेंद्र बीर जी से ही इस पर ले लेता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं सर कांग्रेस के, अंकिता भंडारी, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, भर्ती घोटाला, हालांकि सिलक्यारा टनल का भी जिक्र उन्होंने किया,
ये जो सर स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देखकर आपको क्या लगता है कि कितना इनका फर्क और क्या फ़ायदा इनका कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी को इसका नुकसान होगा? इस पर सर आपका क्या आकलन है? नहीं, जहाँ तक बात जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस के मुद्दे हैं या जो भी पार्टी कोई मुद्दे रखती है, तो नेचुरली हर एक पार्टी का एक जो है प्रचार करने का, एक मुद्दों को आगे से सरकार या जो भी जो है क्या कहते हैं दूसरी जो कोई पार्टीज हैं वो मुद्दे रखते हैं, और मुद्दों को जो है हर एक पार्टी चाहती है कि हमारे मुद्दे लोग समझें और उन मुद्दों को समझकर हमें वोट दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप मुद्दे रख रहे हैं क्या उनसे वोटों का कन्वर्जन होगा, ये देखने वाली बात है। अब उसमें कैसे लोग उसकी समझ, परसेप्शन जो होता है ना, परसेप्शन जो जाता है लोगों के पास, वो परसेप्शन कैसा है और उसको क्या वो वोट में कन्वर्जन होता है, ये देखने की बात है। अगर आप ये देखें कि इवन सर्विस वोटर भी करीबन इस जो लोकसभा सीट है पौड़ी में सबसे ज़्यादा है, तो क्या सर्विस वोटर का भी उसमें इफेक्ट आता है? तो ये सारी चीज़ें हमें अगर देखनी पड़ेंगी तो उस हिसाब से आप ये देखें कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है पौड़ी। और पौड़ी अगर आप देखें कि पूरी जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें चाहे आप नरेंद्रनगर से लेकर आप केदारनाथ बद्रीनाथ की जो है विधानसभाओं से लेकर, अगर आप यमकेश्वर की बात करते हैं, जो विधानसभाएं कई विधानसभाओं से जुड़ी हैं और उसमें अलग अलग तरह के वोटर्स हैं। और उसमें ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज में भी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है। ठीक है सर। तो उसको किस तरह से उसका इफेक्ट आएगा ये तो 4 तारीख के बाद हमें पता लगेगा कि क्या होने वाला है। बट जो मुद्दे हैं, मुद्दों को कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें। ठीक है संजीव जी, क्योंकि इस लोकसभा के भीतर केदारनाथ भी आता है, बद्रीनाथ भी आता है, हेमकुंड साहिब भी आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई पर्यटक स्थल हैं इसमें, इसके भीतर अगर बात की जाए, लैंसडाउन जैसा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ऐसे में जो आपके द्वारा, क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर ऐसे काम किए गए हैं, तो क्या उनका फ़ायदा आप लोगों को सीधे तौर पर मिलने जा रहा है? अगर हम ऑल वेदर रोड की भी इसमें बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन इसमें एक बात आती है कि गणेश गोंदियाल आपके सामने एक मजबूत स्थिति में है। क्या आप लोग इस फाइट को अन्य सीटों के मुकाबले बिग फाइट मानते हैं? संजीव जी। रवि जी देखिए, हम किसी को भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत स्थिति में नहीं देख रहे हैं। और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें विगत में पिछले 2019 का जो चुनाव था उसके कंपैरिजन में मैं सोचता हूँ हर सीट के ऊपर वोटों का जो अंतर है जीत का हमारा, वो कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो हमने 5 लाख प्रत्येक लोकसभा में जीत के अंतर का एक लक्ष्य रखा है, हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है। और आशा इसलिए है कि हम उसको अचीव करने की दिशा में हमारे जो प्रयास है, हमारे जो कार्य हैं, जनता उससे पूरी तरह अपने स्वीकृति दे चुकी है, हमारे उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर चुकी है। और एक अभी जो हमने पन्ना प्रमुख का एक ये रखा है, तो पन्ना प्रमुख यानी कि 30 वोटर यानी कि 7 परिवार, और वो 7 परिवार में माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक पन्ना प्रमुख होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी एक पन्ना प्रमुख होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश का हो, राष्ट्रीय हो, चाहे अपना वार्ड स्तर का हो, सभी लोग एक साथ पूरी शिद्दत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा हम ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन के जो हमने परियोजनाएं जो 2 लाख करोड़ की हम इस समय यहाँ उत्तराखंड में चला रहे हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे रोजगार स्वरोजगार की दिशा में एक नए कीर्तिमान रोजाना स्थापित हो रहे हैं, जिसका लाभ आने वाली हमारी जनरेशन को मिलने वाला है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में हम लोग पूरी तरह से आने वाले समय में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, जिससे हमारे जीडीपी में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम और समर्थ प्रत्येक उत्तराखंड का युवा युवती होने वाले हैं। तमाम जितने हमारे एनजीओज हैं, उन एनजीओज को सरकार की तरफ से पूरा का पूरा जो एक तरह से मतलब
आत्मबल मिलना चाहिए। एक तरह से सरकार का जो एक मतलब संरक्षण जी मिलना चाहिए। चाहे हम उनको ऋण देने की बात करें, चाहे उनमें सब्सिडी देने की बात करें, चाहे उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग की बात करें, तो प्रत्येक हमारी मातृशक्ति ऐसी 6 लाख एनजीओज हैं, 6 लाख एनजीओ में महिलाएं हैं जो एनजीओ के माध्यम से अपना रोजगार स्वरोजगार करती हैं और उनका परिवार उससे पूरी तरह से सुदृढ़ और समृद्ध हो, उसकी दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि जो महिला वोटर्स हैं वो जो है आपकी तरफ पूरी तरह आएंगे। छोटा कमेंट दसमाना जी का इसको ले लेता हूं। सर एक मिनट बस, बताइए। फिर दसमाना जी से पूछ लीजिएगा। पौड़ी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पौड़ी क्या पूरा उत्तराखंड एक तरह से सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का पूर्ण सम्मान करती है और लगातार कई योजनाएं, चाहे वन रंग वन पेंशन की बात हो, 45 सालों तक कांग्रेस ने अटकाए लटकाए भटकाए रखी और उसका निर्णय आखिरकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है और जनरल विपिन रावत जो पौड़ी से आते हैं उनको गली का गुंडा बोलने का काम करती हैं। ये इनका सैन्य सम्मान है। ये एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सेना के ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं। ये इनका सैन्य सम्मान है और जिस तरह से हम लोग सैन्य धाम बना रहे हैं और सैनिकों के जो शहीद हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनका पूरा ध्यान रखने का काम हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। इनकी तरह हम शिलापट लगाकर भूलते नहीं है कि आज शिलापट लगा लिया तो अगले चुनाव में सोचेंगे कि उसके बारे में हमने क्या बोलना है। आज हम कोई शिलान्यास करते हैं तो साथ ही साथ उसकी डेट भी निश्चित कर देते हैं, फलानी तिथि को इसका हम उद्घाटन करेंगे और उसी तिथि को हम लोग उद्घाटन भी करते हैं। मैं उसी पर जवाब ले रहा हूँ। दसवाना जी, आपको भाजपा के प्रवक्ता संजीव जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है सेना का सम्मान नहीं करते, आप लोगों ने जो है जो स्ट्राइक हुई उस पर भी सवाल उठाए, तो ऐसे में जो आप अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं आपको इसका हक नहीं है। आपका क्या जवाब है सर इसमें? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। सेना का सम्मान हमें वो सिखाएंगे जो आज पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे आजादी से लेकर के अब तक अगर सेना को कमजोर करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब 17-18 साल एक नौजवान जो अपनी सेवाएं देता था, देश की सेवा भी करता था और जिसका रोजगार का साधन था, जो रिटायर होकर आता था तो उसके परिवार के लोग सोचते थे कि भाई रिटायर होकर आएगा, उसका री एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उसको एक मुश्त पैसा भी मिलेगा और 17-18 साल की उसकी सेवा होती थी। आपने उसको दिहाड़ी का मजदूर बना दिया। आपने 4 साल उसका, मतलब 4 साल में जब वो सेना की बारीकियां समझेगा, हथियार चलाना सीखेगा और उसको पता लगेगा कि वो सैनिक है, वो तब रिटायर हो जाएगा। आपने पूरे देश के अंदर सेना का जो इस समय हालत किया है, आपको मालूम है आज ही रिपोर्ट छपी है, 62% जो सैनिक स्कूल है देश के वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित लोगों के हाथों में दे दिए गए। मतलब कैसा मजाक कर रहे हैं आप? देश में सेना जो हमेशा निष्पक्ष रहती थी, देश में सेना जिसके बारे में आज भी लोगों का ये विश्वास है कि अगर आज देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाए, आंतरिक या बाहरी, उसमें सेना के ऊपर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते थे। आपने उसको पार्टीशन बना दिया। आप आज सैनिक स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के, मैं आप कहो तो मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूं, साध्वी रितंबरा से लेकर के और तमाम ऐसे लोग आज सैनिक स्कूल चला रहे हैं। तो आप जो सैनिक तैयार करेंगे उनको किस प्रकार की शिक्षा देंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न इस समय देश के सामने खड़ा हो गया है। और आप ये कह रहे हैं कि सैनिकों का सम्मान नहीं करते। विपिन रावत जी के बारे में, विपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड की शान थे, हमेशा हमने उनका सम्मान किया। आज तो सरकार ये भी नहीं बता पा रही है, उस ब्लैक बॉक्स को भी सामने नहीं ला पा रही है,
सच्चाई को सामने नहीं ला पा रही है कि कैसे दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, किस प्रकार की दुर्घटना थी वो, कैसे वो दुर्घटना हो गई, पूरा का पूरा परिवार उनका शहीद हो गया। ये सारे सवाल अगर बीजेपी हमसे पूछेगी, आज हम अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं, आप पुरानी बात लेकर के आ जा रहे कि साहब इन्होंने एयर स्ट्राइक के बारे में कभी भी कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन इस देश के अंदर दुर्भाग्य है कि इंदिरा गांधी, जिन्होंने जब कोई अपने घर से जेवर चुरा के भाग रहा था, उस समय इंदिरा गांधी ने अपने सारे गहने देश की सेवा में समर्पित कर दिए थे। आज उस कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल किया जा रहा है कि सेना का सम्मान नहीं करते, जिस कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के राज में इस सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा पाकिस्तान है उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ये इनसे देशभक्ति या सेना का सम्मान हमें बीजेपी से नहीं सीखना। आज सवाल ये है कि जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जुमले और झूठ बोल करके कल प्रधानमंत्री जी कह के गए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको मैं पूरी एक लिस्ट दे देता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हेमंत विश्व शर्मा, जिनके ऊपर ईडी के मुकदमे, सीबीआई के मुकदमे, उनको आप बीजेपी में शामिल करते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। अजीत पवार, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, आज वो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अशोक चौहान, जिनके बारे में पानी पी करके स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, उसके बारे में कितनी स्पीच, कितने भाषण में आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं। आपने बीजेपी में शामिल होते हैं, आप अगले दिन उनको राज्यसभा का टिकट दे देते हैं। ये आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कल संजय सिंह की जमानत के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, उससे पता लग गया है कि पूरे देश के अंदर आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों के रूप में काम कर रहे हैं। देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने के लिए, देश के अंदर विपक्षी नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको पार्टी छोड़ने के मजबूर करने के लिए, बीजेपी में शामिल करने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पूरे देश के सामने कल साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कल पूछा ईडी से, क्या बताइए 6 महीने से, 6.5 महीने से संजय सिंह को आपने जेल में रखा हुआ है, उनके खिलाफ क्या सबूत है? जो जिस व्यक्ति को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसको सरकारी गवाह बना लिया, उसकी गवाही पर आप संजय सिंह को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब देश के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल उठाएगा, जो भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जो भी इनकी जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगा, उसको आप ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरा करके, ठीक है सर, और आप उसमें ये पूरे देश के अंदर इस समय चल रहा है। और उसके बाद अगर रुद्रपुर में प्रधानमंत्री जी आकर के कहेंगे, अब आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हाकम सिंह कौन सी पार्टी में था? ठीक है सर, जवाब सवाल सारा प्रदेश पूछ रहा है कि संजय धारीवाल कौन सी पार्टी में था? जवाब ले लेते हैं। मैं फिर दीपक जी आप पर आऊंगा, पहले मैं संजीव जी से जवाब लेता हूं। बीजेपी के बाकायदा सदस्य थे, बीजेपी के बाकायदा पदाधिकारी थे और उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात। ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं। इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ, ठीक है सर, ठीक है। भर्ती घोटाले में लोग शामिल थे। ठीक है सर, सोना जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने का हामी भर रहे, आप ऐलान कर रहे हैं। संजीव जी मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, लेकिन जो सवाल है उसी पर जवाब दीजिएगा जो धस्माना जी ने आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी पर। जी, मेरे मित्र धस्माना जी ने अभी बांग्लादेश का उल्लेख किया कि बांग्लादेश का विभाजन और पाकिस्तान का आपने करवाया, तो जनरल मानेक शाह के साथ जो व्यवहार हुआ, जो उस समय की आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने जो व्यवहार किया उनके साथ, वो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होगी, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। तो मैं सोचता हूँ बहुत शर्मनाक और बहुत निंदनीय है ये आप का सेना के प्रति क्या व्यवहार होता है और सेना को आप किस दृष्टि से देखते हैं और सेना का आप कितना एक सीमा तक कहाँ तक अपमान कर सकते हैं, ये सब कुछ इस बात से देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं,
आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो जिन्होंने खुद बोला था, उनके स्वयं के वर्ड्स थे, 1 रुपया दिल्ली चलता है और 15 पैसे गंतव्य तक पहुंचते हैं। यानी आपने स्वयं स्वीकार किया था कि 85% का भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के अंदर एक रीति और नीति बन गई। आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी जो कैमरे के सामने बोलते हैं 5-5, 7-7 करोड़ कमा लो, मैं आंखें मूंद लूँगा, टॉप अप कर दूंगा, तो ये किस तरह के कौन सी उस पे आप लोग जा रहे हैं? कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, शराब घोटाला होता है दिल्ली का और आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में हाथ मिलाकर। आप क्या साबित करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार जहां भी होगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। आप अभी भर्ती घोटालों की बात कर रहे थे। आपकी सरकारें अभी गत में जो आपकी सरकारें थी उसमें पटवारी भर्ती घोटाला होता है, दरोगा भर्ती घोटाला होता है, एनएस घोटाले होते हैं, सिडकुल घोटाले होते हैं। आपने चद्दर कंबल डालने का उसके ऊपर काम किया, उसको छुपाने का काम किया। आप बताइए आपने कौन सी भर्ती घोटाले में की जांच कराई, कौन किस पर कार्रवाई करी? हमारी सरकार के संज्ञान में जैसी भर्ती घोटालों की ये सब बातें सामने आई, हमने इंस्टेंटली उसके ऊपर ठोस कदम उठाया, ठोस कार्रवाई करी और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। आज नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो लेकर आए हैं, उससे प्रत्येक हमारा जो युवा युवती जो परीक्षाएं देते थे, जिनका सिस्टम के ऊपर से एक तरह से विश्वास उठ गया था, आज वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हुए हैं और वो मानने लगे हैं कि सर मेरी बात नहीं ठीक है सर। हाँ। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो अग्निवीर, अंकिता भंडारी हत्याकांड, रोजगार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। यूकेडी इन मुद्दों को लेकर कैसे लोगों के बीच जा पा रही है? क्योंकि देखिए, संगठन के तौर पर देखा जाए तो आप लोग कमजोर हैं और आगे लेकिन विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, वहां पर भी आप लोगों की निगाहें जरूर होंगी। तो ऐसे में कितनी चुनौती है आपके लिए? निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना भी हमें ही करना है और हम ही करेंगे। जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर आपको ध्यान होगा कि हमने 2 जो टिकट, एक में हमने समर्थन दिया है बॉबी पवार जी को, जो आंदोलन से उपजे हुए हैं रोजगार के, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष रहे और अब आंदोलन कर रहे हैं, जो एक नवयुवकों का चेहरा है, युवाओं का जो चेहरा है इस प्रदेश में आज की डेट में सबसे चमकता चेहरा, जो स्टार प्रचारकों की बात कर रहे हैं, तो आज आपको पता होना चाहिए कि इस प्रदेश में युवाओं का जो चेहरा है, जो युवाओं की बात करने वाला है, बॉबी पवार है। उनको टेरी सीटमैन में समर्थन दिया। इसी तरह से जो दूसरा मुद्दा है अंकिता भंडारी का, तो आपको इस आशुतोष नेगी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभी को पता है कि अंकिता भंडारी का जब से कांड हुआ है तब से अब तक लगातार अगर इस मुद्दे को उठा के उन्होंने रखा है, इसके लिए लड़ा है, विभिन्न स्तरों में जाके उन्होंने इस मुद्दे को जनता को जगाने का काम किया है, तो आशुतोष नेगी ने किया है। और उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि इस जन भावनाओं की पार्टी है, यहाँ की जो भावनाएं होती है उन्हीं को रिप्रेजेंट करने की पार्टी है, तो हमने उनको अपना ही एक चेहरा बनाया पौड़ी विधानसभा, पौड़ी संसदीय सीट में। और निश्चित रूप से ये बात को बिल्कुल सही है कि यदि इस प्रदेश में कोई बदलाव की बहर बह रही होगी तो पौड़ी संसदीय सीट में आपको सबसे पहले बदलाव दिखेगा। और इस बदलाव में इसके जो भी नतीजे 4 जून को निकलेंगे और 19 तारीख को जो मत पड़ेंगे, उसमें आपको वो बदलाव निश्चित इस प्रदेश में दिखेगा, जो आने वाले समय में इस प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में और जितने भी और चुनाव आएंगे उसमें इसकी छाप अवश्य आपको नजर आएगी। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता जितनी जल्दी इस बात को समझेगी कि स्थानीय मुद्दों से ही यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण होने वाला है, राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनसे नहीं। जितनी जल्दी जनता इस पे आएगी और जितनी जनता जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पे अपना मत देगी, वहाँ जो उनकी बात कर रहा है उसको समर्थन करेगी, उतनी जल्दी ही उनकी समस्या का निवारण होगा, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। ठीक है सर। राजेंद्र वीर जी, क्योंकि देखा जाए तो हरिद्वार के बाद पौड़ी लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज़्यादा नामांकन हुए जो प्रत्याशी मैदान में है, और ऐसे में अगर तीसरा विकल्प सर जहां पर भी मजबूत हो भाजपा कांग्रेस के बाद, तो नुकसान किसको देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात पौड़ी सीट की बात है, पौड़ी में जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो है आप प्रत्याशी खड़े हैं, और लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि उत्तराखंड में जो स्थिति रह गई है, जो वोट
परसेंटेज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, वोट परसेंटेज में अगर आप देखें तो जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलता है। अगर आप ये देखें कि पिछले जो चुनाव में पूरे उत्तराखंड में करीबन 62% जो है वोट शेयरिंग जो है बीजेपी का है और कांग्रेस का करीबन 32% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि पूरे मतदाता जो है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाते हैं। सिर्फ जो बाकी जितने भी निर्दलीय विधायक हैं उसकी अपनी बात रखने के लिए उत्तराखंड कांटी दल है वो भी अपने मुद्दों को रख के आगे आते हैं, लेकिन क्या वो वोट परसेंटेज में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि सबसे स्ट्रांग जो वो मुद्दे रखते हैं वो यूकेडी रखती है अपने जो स्थानीय मुद्दों को, लेकिन वो कन्वर्जन वोट में नहीं हो पाता। तो ये इसका क्या मतलब है? इसके मतलब कहीं हो सकते हैं। पहली बात, क्या उनका संगठन जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है? क्या वो अपनी बात को लोगों को समझा नहीं पाते हैं? क्या लोगों में इस तरह का परसेप्शन है कि पार्टी अच्छे हैं, मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन क्या वो हमारी बातों को आगे चला पाएंगे, रख पाएंगे, विधानसभा में या लोकसभा में हमारी बात रख पाएंगे? ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की जो बात है वो दोनों जो है इस बात में हर बार जो है बाजी मार के ले जाते हैं। तो सर जो तीसरा अगर किसी भी सीट पर कोई विकल्प अगर मजबूत दिखाई देता है तो डेंट किसको करेगा ये? देखिए जब भी हर सीट पर अलग हाँ, अलग देखिए जनरली ये होता है कि जब भी तीसरा कोई एक त्रिकोण में आ जाते हैं कोई प्रत्याशी, तो वो जो सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं जो उस पे जो सिटिंग जो एमपी हैं या एमएलए की बात करते हैं तो उनको वो डेंट पड़ता है। लेकिन वो उसमें बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं क्योंकि उनको जो तीसरा जो प्रत्याशी है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उसको जीरो से लेकर आपको देखिए उस पर 4 लाख 5 लाख 6 लाख वोट के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका क्योंकि संगठन कमजोर होता है, वो जो वोट स्विंग होता है वो किसी एक पर्टिकुलर जो है जब कोई स्थिति ऐसी बनती है या कोई जैसे राजनीतिक कोई ऐसा प्रदेश बनता है तो तब उसमें वो देखने को मिलती है। नॉर्मल जो है अगर आप ये देखें उसमें ज़्यादातर जो है जो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं या अगर आप ये देखें विधानसभा में मिलती है या फिर लोकसभा में वो बहुत कम होती है। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, अभी मैं संजीव जी जब कह रहे थे कि एक पन्ना प्रमुख है, एक घर 30 वोटर पर जो है जिम्मेदारी दी जा रही है एक व्यक्ति को, तो आपको नहीं लगता कि सरकार से तो लड़ जाएंगे लेकिन संगठन मजबूत है भाजपा का, लड़ने में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए संगठन कहीं मजबूत होता है, कहीं मजबूत दिखाया जाता है। मजबूत कई प्रदेशों में आपने देखा, पंजाब में भी संगठन का मजबूत था, कर्नाटक में भी मजबूत था, तेलंगाना में भी मजबूत था। संगठन समय होता है। कांग्रेस ने इस देश में बहुत लंबे समय राज किया, कांग्रेस ने इस देश को बहुत लंबे समय तक दिशा दी। कांग्रेस ग्रास रूट की पार्टी है, कांग्रेस घर घर की पार्टी है, हर घर में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। निश्चित तौर पे हम इस चुनाव को बहुत ताकत और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। संगठन अपनी तरफ से काम कर रहा है, हमारे नेता अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। जब समय आएगा तो स्टार प्रचारक भी आएंगे, स्टार प्रचारकों की हमारे पास कमी नहीं है, स्टार प्रचारक आएंगे। लेकिन सर पौड़ी सीट पर धस्माना जी, पौड़ी सीट पर 2014 में भाजपा से खंडूरी जी जीत जाते हैं, रक्षक सिंह रावत को हरा देते हैं। 2019 में जब हम आते हैं तो मनीष खंडूरी को वहां से टिकट दिया जाता है, लेकिन अभी मनीष खंडूरी खुद भाजपा में चले गए। तो नहीं लगता कि कांग्रेस में इस तरीके की जो चीजें होती हैं ठीक चुनाव से पहले ये दिक्कतें करेंगी आप लोगों को? देखिए ये राजनीति का चरित्र है, राजनीति में ही चलता रहता है। आप आज से नहीं आदिकाल से देख लें, राजनीति में आना जाना, पार्टी बदलना, पाला बदलना। अभी तो जो मैंने आपको बताया इतना बड़ा, मैंने आपको वॉशिंग मशीन, इससे बढ़िया इंटरनेशनल इस समय ब्रांड अगर कोई वॉशिंग मशीन का है तो बीजेपी का है। कल एक ऑटो रिक्शा वाले के पास एक सवारी बैठी, उसने कहा मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, किसी अच्छी दुकान पे ले जाओ, वो सीधा बीजेपी के कार्यालय में ले गया उसको। अब बीजेपी के कार्यालय ऐसा बीजेपी का नाम हो गया वॉशिंग मशीन के मामले में कि इधर से गंदे से गंदा डालो, उधर से साफ उजला निकल जाता है, इधर से अशोक चव्हाण डालो, उधर से राज्यसभा का मेंबर निकल जाता है, इधर से अजीत पवार डालो, उधर से डिप्टी सीएम निकल जाता है, इधर से छगन भुजबल डालो, उधर से कैबिनेट मंत्री निकल जाता है, उधर से आप हेमंत बिश्व शर्मा डालो, आसाम का चीफ मिनिस्टर निकल जाता है। ये ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, इसने पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को, अगर ये भ्रष्टाचारी उनको मानते थे, अगर ये मानते थे, सवाल ये है कि ये मानते थे, इन्होंने ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड करवाई, लोगों को जेल भिजवाया। उसके बाद जब वही लोग इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो उजले साफ सुथरे हो गए। तो ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, पूरे देश में और दुनिया में ये ब्रांड चमक रहा है। तो इसलिए हमें इसके उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन आज पूरा देश ये सच्चाई जान चुका है और हम इस सच्चाई को भी सारे देश के सामने ले जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज और है,
ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी दावा है भाजपा का, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके नेता हैं जो कि भाजपा के संपर्क में हैं, और महेंद्र भट्ट तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जिस दिन वोटिंग होगी ना उससे पहले तक लगातार हम ज्वाइनिंग कराएंगे। और एक वरिष्ठ नेता भाजपा के ये कह रहे थे कि अभी वो थोड़ा सा व्यस्त हो गए, मोदी जी आए थे, वरना कुछ तो आ ही जाते अभी भी। अच्छा, आज एक बात बताइए ना कैदुरा जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानती है जी, ये बात भी आपको मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर इनको किसी विधायक की जरूरत नहीं है। ये जिस प्रकार के आरोप राजेंद्र भंडारी पे लगाते थे, और राजेंद्र भंडारी जी के जो विचार बीजेपी के बारे में थे, आज ये बताएं कि क्या महेंद्र भट्ट से पूछ लेता हूं मैं सीधा, आप तो उनको बहस में लाते ना, बेचारे वर्मा जी को ले आए आप महेंद्र भट्ट जी से मेरी बहस करवाइए कि वो महेंद्र भट्ट जी राजेंद्र भंडारी जी के बारे में उनका क्या विचार है, और जो महेंद्र भट्ट जी के बारे में उन्होंने कहा है, जाति सूचक जो बात कही है, कितनी वायरल हो रही है। अनिल बलूनी डर रहे हैं राजेंद्र भंडारी को ले जाने के लिए कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गढ़वाल सीट में जितने ब्राह्मण हैं वो वोट ही ना दे उनको। जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार की गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल राजेंद्र भंडारी कर रहे हैं, तो अनिल बलूनी उनको ले जाने में डर रहे हैं। तो ये तो सवाल महेंद्र भट्ट से मैं कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। मेरा सीधा सवाल, कहीं आपसे मिले तो बाइट कर लीजिए कि वो ये दसवाना जी पूछ रहे थे कि राजेंद्र भंडारी जी के बारे में और उनकी धर्मपत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको क्या वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बीजेपी दे रही है? क्या उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में अपने यहाँ धो करके साफ सुथरा बना दिया है? क्या जो 2 बार 3 बार वो हाईकोर्ट जाकर के स्टे लेकर के आए जिसमें उनको बर्खास्त किया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्वीकार कर ली है कि नहीं भाई नहीं, वो तो बहुत ईमानदार थे, वो बीजेपी सरकार की ही गलती थी, महेंद्र भट्ट जी की ही गलती थी कि वो उनको बेईमान बता रहे थे? ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, क्योंकि अब वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, ऐसे में तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजीव जी, सूर्यकांत धस्माना जी, राजेंद्र बिष्ट जी और दीपक रावत जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और तमाम विषयों पर बात हुई। हालांकि अभी पौड़ी लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प जरूर बनी हुई है, यहाँ पर अपने अपने दावे कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, तो क्षेत्रीय दल यूकेडी के भी हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर यूकेडी तमाम हर के घर घर में जाकर इन तमाम चीज़ों से बातचीत कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता इस वक्त क्या सोच रही है, पूरे प्रदेश में इस वक्त 5 सीटों पर क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। बात वही रहेगी कि 19 तारीख को मतदान होगा, ईवीएम में भविष्य कैद होगा और 4 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।